नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 6 वीडियो के सीरीज में अनुसंधान अभिक्षमता यानी रिसर्च एप्टीट्यूड के 10-10 प्रश्नों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। पहले 3 वीडियो आ चुके हैं जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज इस कड़ी का चौथा वीडियो मैं लेके आया हूँ। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं अपना प्यार सब्सक्रिप्शन बटन दबा के यानी वो लाल बटन दबा के दिखाएं और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शोध समस्या क्या है? जो हमसे पहले जवाब देंगे प्रश्न के साथ विकल्प लिख लेंगे कमेंट में। शोध समस्या क्या है? सामान्यतः शोध समस्या ऐसी समस्या होती है जिसके 2 या 2 से अधिक चरों के बीच एक प्रश्नात्मक संबंध की अभिव्यक्ति होती है। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है, समस्या एक ऐसा प्रश्नात्मक वाक्य या कथन होता है जो 2 या 2 से अधिक चरों के बीच कैसा संबंध है ये देखता है। बिल्कुल ये दोनों कथन एक ही तरह के हैं और ये बिल्कुल सही कथन है। पहला कथन कर्लिंगर का है, दूसरा कथन टॉनसेज का है। तीसरा है, समस्या तो समाधान के लिए प्रस्तावित प्रश्न है। बिल्कुल ये भी कथन सही है। वास्तव में जब किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं होता है तब समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये भी कथन सही है। मतलब समस्या क्या होती है कि हमको कि कोई प्रॉब्लम आ जाए। ये जैसे कि हम अभी चलते चलते हमको मन किया कि नहीं, मैं ये ऐसे जो चलते आ रहा हूँ कितना पैदल चल रहा हूँ, मुझे साइकिल चाहिए। मतलब मुझे चलते वक्त जो समस्या आई तो उस समस्या को दूर करने के लिए मैंने कुछ उपाय सोचा कि ऐसा कोई उपाय होता जिससे कि मैं आसानी से यहाँ से चल के यहाँ आ जाऊँ। तो साइकिल का आविष्कार हुआ, फिर मोटरसाइकिल का, फिर सोचा भाई प्लेन की तरह मतलब उड़ने की बात आई कि पक्षियाँ उड़ते हैं तो मैं क्यों नहीं उड़ सकूँ। तो मतलब समस्या जो आती है उसी के समाधान के लिए क्या होता है, रिसर्च किया जाता है। तो ये जो समस्या होती है, ये शोध समस्या होती है, वही एक नई खोज से पहले की घटना होती है। नई रिसर्च से पहले हमारे मन में कुछ सवाल आता है जो हमारी आवश्यकताएं होती है, बस उसी के प्रति वो सवाल आता है, वही शोध समस्या बनते हैं, उसी का हम समाधान ढूंढते हैं। यही तो है रिसर्च। और इसलिए इसका चारों विकल्प सही है। इस हिसाब से इसका विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। इसका डी सही जवाब हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐतिहासिक अनुसंधान में प्राथमिक स्रोत के रूप में क्या आएंगे? मौलिक अभिलेख, न्यायालयों का निर्माण और आत्मचरित्र का वर्णन और फिर है इश्तिहार। ये सारी बातें बता रहा है प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत। तो प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सबसे पहली बात कि प्राइमरी सोर्स क्या होता है। ऐतिहासिक अनुसंधान में बोल रहा है कि ऐतिहासिक अनुसंधान में प्राथमिक स्रोत के रूप में क्या आएंगे। देखिए प्राइमरी सोर्स ऐतिहासिक अनुसंधान में, इसको थोड़ा मैं क्लियर करूँ कि जब कोई शोधकर्ता जो होता है वह स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर अध्ययन इकाइयों से स्वयं या अपने सहयोगी अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा संपर्क करके तथ्यों का संकलन करता है, यह तथ्य का संकलन प्राथमिक स्रोत कहलाता है। इसी तथ्य में आते हैं मौलिक अभिलेख जो किसी घटना के प्रथम साक्षी होते हैं, ये प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। क्लियर? मतलब हम खुद जाके रिसर्च करने के लिए जिस पे हम जो हम सैंपल चुने वहाँ हम खुद जाके सारा चीज़ करें या जो काम करें, या हिस्टोरिकल रिसर्च में है तो जो साइट पे जहाँ पे जाना है जिसके बारे में हमको पता करना है, मान लो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो रही है तो हड़प्पा के बारे में पता करना है तो खुद वहाँ हड़प्पा गए, वहाँ के सामानों का चेक किए, अशोक के बारे में पता करें, अशोक का अभिलेख खुद देखें, तो वो जो बात होगी वो जो अशोक का अभिलेख खुद का लिखा हुआ है मौलिक अभिलेख है तो वो क्या होगा, प्राइमरी सोर्स होगा। इसी तरह न्यायालयों का निर्णय, कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो एकदम फैक्ट होता है, वही प्राइमरी सोर्स आएगा। अधिकार पत्र, आत्मचरित्र वर्णन जो होता है किसी इंसान का खुद का जो वर्णन होता है ये भी प्राइमरी सोर्स में ही आता है। इश्तिहार जो होता है, विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, ये भी प्राइमरी सोर्स में ही आता है क्योंकि एडवर्टीजमेंट कौन देता है? जो संस्था खुद रहती है, जो उसके बारे में खुद ही एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, उस समय के अखबारों के जो एडवर्टीजमेंट हो गए। तो ये सारी चीज़ें प्राइमरी सोर्सेस के अंतर्गत आती है हिस्टोरिकल रिसर्च में।
प्राइमरी सोर्स का मतलब आप बिल्कुल समझ गए होंगे बखूबी कि प्राइमरी सोर्स मतलब जो एकदम मौलिक हो, जिसमें हम अनुसंधानकर्ता स्वयं जाके पता करें या जिसके बारे में पता कर रहे हैं उसकी स्वयं की लिखी हुई चीज़ हो या उसके स्वयं की उपयोग की हुई वस्तु हो, तो वो सब चीज़ें प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें जो हमारा विकल्प हो जाएगा डी, सभी के सभी विकल्प सही होंगे। अगला प्रश्न है कि वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रयोग किन क्षेत्रों में व्यापक होता है? शिक्षा, मनोविज्ञान, दोनों, कोई नहीं। ये जो वर्णनात्मक अनुसंधान होता है इसका प्रयोग शिक्षा व मनोविज्ञान के क्षेत्र में होता है। अब बताएं वर्णनात्मक अनुसंधान क्या होता है? वर्णनात्मक अनुसंधान में हम प्रेजेंट के बारे में रिसर्च करते हैं, क्या है का वर्णन किया जाता है, क्या है का वर्णन हम लोग इसमें करते हैं। जबकि ऐतिहासिक अनुसंधान यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च में हम क्या देखते हैं, क्या था का वर्णन करते हैं, मतलब हिस्ट्री से हम सीख लेते हैं। जो कि वर्णनात्मक अनुसंधान में हम बिल्कुल प्रेजेंट में आते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अब क्या है का वर्णन क्या करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान स्थिति क्या है, फिर इसका उद्देश्य ही वर्तमान स्थिति का स्पष्टीकरण करना व भावी निवेदन एवं संबंधित परिवर्तन में सहायता करना होता है। मतलब इसका काम ही होता है कि हम कौन सी अभी स्थिति है उसके बारे में पता करें और फिर जब स्थिति पता चल जाएगी क्या स्थिति है तो फिर उसमें सुधार भी हो जाएगा। तो ये होता है वर्णनात्मक अनुसंधान। और इनका किन क्षेत्र में प्रयोग होता है? तो शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वान डेलेन के अनुसार वर्णनात्मक अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं? ये जो वर्णनात्मक अनुसंधान होते हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न लेखकों ने वर्णनात्मक अनुसंधान का कई प्रकार से क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया है, पर वान डेलेन का ही जो क्लासिफिकेशन है वो सर्वमान्य है। उन्होंने वर्णनात्मक अनुसंधान का 3 प्रकार बताया और ये तीनों प्रकार बहुत ही महत्व है। मैं इस सब पर ढेरे प्रश्न लाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये 3 प्रकार कौन कौन है ये मैं आपको बताऊं। सबसे पहला जो इसमें है सबसे पहला इसमें है सर्वेक्षण अध्ययन। ये जो इसका 3 प्रकार है इसमें जो सबसे पहला है वो है सर्वेक्षण अध्ययन। और फिर जो दूसरा है वो है अंतर संबंधों का अध्ययन। अंतर संबंधों का अध्ययन, इसको आप लोग पूरा नोट कर लीजिएगा, अंतर संबंधों का अध्ययन। और तीसरा जो होता है वो होता है विकासात्मक अध्ययन। विकासात्मक अध्ययन तो जो वान डेलेन के अनुसार है ये तीनों इसका प्रकार है। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार। अब देखिए इसमें जो ये जो वर्णनात्मक अनुसंधान के पहला प्रकार है सर्वेक्षण यानी कि सर्वे, बहुत ही महत्व रखता है रिसर्च में। तो हम अगला प्रश्न मेरा इसी से रिलेटेड है कि सर्वेक्षण अध्ययन के बारे में सत्य कथन छाटे। यहाँ देखिए वान डेलन के अनुसार वर्णनात्मक अनुसंधान के 3 प्रकार। पहला प्रकार होता है सर्वेक्षण अध्ययन, सर्वे। तो ये जो सर्वे की बात है इसको हम देख रहे हैं, एक सेकंड। तो हमारा ये 35 नंबर प्रश्न है कि सर्वेक्षण अध्ययन के बारे में सत्य कथन छाटे। तो सर्वेक्षण अध्ययन जो होता है ये मतलब कि बताता है सर्वे के बारे में, इसी के बारे में सत्य कथन छाटने की बात कर रहा है। तो पहला जो विकल्प है इसके अंतर्गत हम वर्तमान स्थिति क्या है को समझते हैं। बिल्कुल ये वर्णनात्मक अनुसंधान के प्रकार है तो क्या है का ही वर्णन होगा क्योंकि ये वर्तमान की बातें करते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान में पास्ट की बातें करते हैं। विद्यालय सर्वेक्षण, कार्य विश्लेषण, प्रलेखी विश्लेषण, जनमत सर्वेक्षण, समुदाय सर्वेक्षण, ये सब सर्वे अध्ययन के प्रकार हैं। बिल्कुल ये सारे सर्वे अध्ययन के प्रकार है। जो वर्णनात्मक अनुसंधान होता है इसमें हम वर्तमान स्तर का निर्धारण करते हैं, क्या है के को समझ के हम क्या चाहते हैं, हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अथवा वर्तमान स्तर का विकास कैसे होगा। पहले प्रेजेंट को जानेंगे फिर उसको बेहतर कर लेंगे। और इसमें जो सारी विधियां है, विद्यालय सर्वेक्षण, कार्य विश्लेषण, प्रलेखी विश्लेषण, जनमत सर्वेक्षण, समुदाय सर्वेक्षण, ये सारी महत्वपूर्ण है। सर्वे की उत्पत्ति सर या शोर तथा व्यूअर से हुई है। बिल्कुल ये जो सर्वे की उत्पत्ति है ये इन्हीं शब्दों से हुई है
और ये इसका अर्थ होता है ऊपर से देखना, यानी कि समांतर सर्वेक्षण वर्तमान के स्वरूप का वर्णन करता है। अब अगला विकल्प है कि विद्यालय सर्वेक्षण में प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्राप्तांक आदि का प्रयोग होता है। आदि उपकरणों से विद्यालय की क्षमता विकसित की जाती है। तो ये जो विद्यालय सर्वेक्षण होता है, इसमें जो उदाहरण दिया है कि ये सर्वेक्षण अध्ययन के प्रकार की बात किया है, विद्यालय सर्वेक्षण, कार्य विश्लेषण, प्रलेखी विश्लेषण, इसी में विद्यालय सर्वेक्षण की बात कर रहा है। ये सब किसके प्रकार है? सर्वेक्षण अध्ययन के प्रकार है, सर्वे के प्रकार है। तो हम इसके अंतर्गत जो विद्यालय का जो सर्वे करते हैं, इसमें हम प्रश्नावली का इस्तेमाल करते हैं, साक्षात्कार का इस्तेमाल करते हैं, प्राप्तांक पत्र इत्यादि सबको लेके हम देखते हैं, फिर उससे जो सुधार होता है वो सुधार करते हैं, उससे विद्यालय की क्षमता भी क्या होती है? विकसित हो जाती है। तो इससे क्या होगा? इसमें सारा विकल्प सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रलेखी विश्लेषण से संबंधित कथन सत्य कथन छांटे। देखिए, प्रलेखी विश्लेषण भी इसी का प्रकार है। सब हम किसका देखिए, सबसे पहले वैन डेलन के अनुसार वर्णनात्मक अनुसंधान के प्रकार है सर्वेक्षण अनुसंधान, अंतर, फिर दूसरा है कि अंतर संबंधों का अध्ययन, और तीसरा है विकासात्मक अध्ययन। और इसी में जो है सो सर्वेक्षण में, सर्वे में ये विद्यालय सर्वेक्षण आता है, कार्य विश्लेषण आता है, प्रलेखी विश्लेषण आता है, ये सब उसी में आता है। जनमत सर्वेक्षण भी, समुदाय सर्वेक्षण भी, सब सर्वे में ही आता है, सर्वे स्टडी में ही आता है। विद्यालय सर्वेक्षण में प्रश्नावली और साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं। इसी का जो पार्ट है प्रलेखी विश्लेषण सर्वे का, तो इसमें हम देखते हैं इससे संबंधित सत्य कथन हमको छांटना है। यह शोधकर्ता हेतु आंकड़े इकट्ठे करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इसमें जो रिसर्चर होता है उसको डाटा कलेक्ट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इसमें कभी विषय वस्तु व सूचनात्मक विश्लेषण भी कहा जाता है। इसे कभी कभी विषय वस्तु व सूचनात्मक विश्लेषण कहा जाता है। ये दोनों इसको कहा जाता है, इसलिए ये कथन भी सही है। तीसरा कथन है प्रलेखी विश्लेषण के अंतर्गत भूतकालीन अभिलेखों को छोड़कर केवल वर्तमान अभिलेखों का विश्लेषण किया जाता है। नहीं, इसमें भूतकालीन और वर्तमान दोनों अभिलेखों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें विकल्प सी गलत है। फिर अगला है इसके द्वारा व्यक्ति व समाज की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करता है, ये भी सही है। तो ये देखिए, प्रलेखी विश्लेषण जो होता है सर्वे के अंतर्गत, इसमें हम ये डाटा कलेक्ट करने की दृष्टि से महत्व रखता है और इसके द्वारा व्यक्ति और समाज की कमजोरियों का भी ज्ञान होता है। ये सारी बातें इसी के अंतर्गत है। और बता दूं कि इसमें विद्यालय तथा समाज की विशिष्ट अवस्थाओं व क्रियाओं का भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं इसी के माध्यम से। तो ये जो प्रलेखी विश्लेषण है ये डाटा कलेक्ट करने की दृष्टि से बहुत ही महत्व रखता है। ये किसका भाग है? सर्वे का ही भाग है। तो इसमें जो होगा, इसमें सिर्फ एक विकल्प जो था इसका सी विकल्प गलत था, यानी कि ABD विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अब इसी का एक अगला पार्ट है सर्वे का ही जनमत सर्वेक्षण, उसकी विशेषताओं के बारे में पूछ रहा है कि जनमत सर्वेक्षण की विशेषताओं में शामिल है। इसके द्वारा नेता यह जानने की कोशिश करता है कि कार्यक्रम विशेष के प्रति जनता का रुख क्या है। जो जनमत सर्वेक्षण होता है उसके द्वारा कोई भी पॉलिटिकल लीडर होता है, पॉलिटिकल पार्टी होती है, ये पता करता है कि जनता के बारे में कि हम कोई योजना चलाए, उसका जनता का क्या मतलब उस पर विचार है, जनता क्या सोच रही है उस योजना के बारे में, उसके प्रति हमारे बारे में, ये जनमत सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगाया जाता है। अब को बताओ कि औद्योगिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा अन्य क्षेत्रों में सफल होने के लिए नेताओं को अनेक निर्णय लेने होते हैं। ये निर्णय जनमत के माध्यम से ही लेने होते हैं, क्योंकि ज़्यादा जनता चाहेगी वही काम करना जरूरी रहता है ताकि लोकप्रियता मिल सके। प्राचीन काल में भी जो राजा होते थे अपने गुप्तचर को, बरीद को छोड़ देते थे जनता के बीच, कि ताकि जनता क्या जानना चाहते, क्या समझती है वो पता लग सके। रामायण में भी आपने देखा होगा कि भगवान राम ने अपने गुप्तचर को छोड़ा था अपने अयोध्या में पता करने के लिए। इसी तरह राम रावण की जो लड़ाई हो रही थी तो रावण का गुप्तचर राम की सेना में, राम के गुप्तचर रावण के महल में वहाँ का पता देते थे, विभीषण के गुप्तचर। तो यही बात है, नेता सभी जो भी लीडर होता है वो जानने की, राजा होता है वो जानने की कोशिश करता है, नेता भी।
दूसरा है शिक्षा के क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा विद्यालय की क्रियाओं के प्रति जनता का रुख जानना होता है। जाहिर सी बात है, हम शिक्षा के क्षेत्र में जब जनमत संग्रह कराएंगे तो विद्यालय की क्रियाओं के बारे में जानना कि जनता क्या सोच रही है, हमारे स्कूल के बारे में पढ़ाई चल रही है या नहीं चल रही है, बच्चों को भोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं कि नहीं, यही सब बात है। इसके उपकरणों में प्रायः प्रश्नावली और साक्षात्कार का प्रयोग बहुतायत होता है। मतलब क्या होता है, इसका उपकरण क्या है, इसके उपकरण में मतलब कि हम जनमत सर्वेक्षण करने के लिए जो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल इसमें हम प्रश्नावली व साक्षात्कार का इस्तेमाल करते हुए, ये जो वर्णनात्मक अनुसंधान होता है इसमें मतलब कि प्रश्नावली या साक्षात्कार का बड़ा महत्व होता है। ये जो सर्वे, वर्णनात्मक अनुसंधान के अंदर हम सर्वे पढ़ रहे, सर्वे में स्पेशली खासकर सर्वे में प्रश्नावली व साक्षात्कार का बड़ा महत्व होता है। तो इसी सर्वे का ही है ये कि हम जनमत सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये प्रमुख उपकरण है। और फिर जो विकल्प डी है, इसके परिणामों की वैधता के लिए न्यायादर्श का चुनाव सावधानी से करना चाहिए। तो इसमें जो बोल रहा है कि इसके परिणामों की वैधता के लिए न्यायादर्श मतलब होता है सैंपल बड़ा महत्व रखता है। हम जब कोई भी सर्वे करते हैं किसी भी चीज़ पे, तो इसके लिए हमको सैंपल एकदम छोटा नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा सैंपल लेना चाहिए और हमें पक्षपात रहित होकर बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला सैंपल लेना चाहिए, न्यायादर्श लेना चाहिए, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे कार्यक्रमों की कमी पहचान कर प्रभावी ढंग से उसे लागू किया जा सके। तो इसमें जो है सारे विकल्प सही है जनमत सर्वेक्षण में, कि नेता वाली बात भी, शिक्षा के क्षेत्र में जनमत संग्रह विद्यालय वाली बात, उपकरणों में प्रश्नावली साक्षात्कार और परिणामों की वैधता के लिए न्यायादर्श का चुनाव सावधानी से करना चाहिए। तो इसमें विकल्प डी सही जवाब इसका हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। किस सर्वेक्षण को सामाजिक सर्वेक्षण या क्षेत्रीय सर्वेक्षण कहा जाता है? ये पूछ रहा है सामाजिक सर्वेक्षण और क्षेत्रीय सर्वेक्षण की बात। तो ये जो समुदाय सर्वेक्षण होता है, इसी में देखिए ये सारी बातें हम सर्वेक्षण के ही प्रकार में पढ़ रहे हैं। सर्वेक्षण के कई प्रकार आपको बताए थे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में जाए कि सर्वे के कई प्रकार होते हैं। और सर्वे किस में आता है? वर्णनात्मक अनुसंधान। वर्णनात्मक अनुसंधान के 3 प्रकार है, सर्वेक्षण अध्ययन, अंतर संबंधों का अध्ययन, विकासात्मक अध्ययन। हम लोग सर्वेक्षण अध्ययन के प्रकारों को पढ़ रहे हैं, विद्यालय सर्वेक्षण, कार्य विश्लेषण, प्रलेखी विश्लेषण, जनमत सर्वेक्षण और अभी अंतिम पे आ गए हैं समुदाय सर्वेक्षण। तो समुदाय सर्वेक्षण को सामाजिक सर्वेक्षण या क्षेत्रीय सर्वेक्षण कहा जाता है। समुदाय ये जो सर्वेक्षण है इसके बारे में आपको बताओ, यह किसी विशेष अवस्था का सर्वेक्षण हो सकता है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं का सर्वेक्षण, किसी काल में क्या अपराध हो रहा है उस गांव में, उस समुदाय में, उसका सर्वेक्षण। इसके अलावा समाज के किसी विशेष अंग से संबंधित, जैसे कि हरिजन या पिछड़ी जातियों की समस्या से संबंधित सर्वेक्षण। समुदाय सर्वेक्षण के द्वारा समुदाय के सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला हो जाएगा इसमें इतिहास का, कि किसी समुदाय विशेष के उदय व विकास की कहानी क्या है। फिर उसके भौगोलिक व आर्थिक परिस्थितियों का, कि विभिन्न भौगोलिक व आर्थिक स्थिति समाज को कैसे प्रभावित कर रहा है, ये सब समुदाय सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। सरकार व कानून का भी हम इसके अंतर्गत इस तथ्य का भी अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार राज्य की व्यवस्था व कानून समाज को प्रभावित कर रहा है। इसी तरह जनसंख्या का भी, कि आयु, लिंग, जाति, पेशा, भाषा आदि की दृष्टि से जनसंख्या किस तरह जनसंख्या पर प्रभाव पड़ रहा है, जन्म व मृत्यु दर क्या है। बस ये सारी चीज़ें हम सामाजिक सर्वेक्षण या क्षेत्रीय सर्वेक्षण या समुदाय सर्वेक्षण के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब है 39 नंबर प्रश्न, जो हमारे कल का जो प्रश्न था आपके लिए होमवर्क था कि इसका क्या सही जवाब होगा। ऐसा सोच जिसमें कुछ चरों को नियंत्रित किया जाता है और कुछ चरों को परिचालित किया जाता है एवं किसी अन्य पर उसके पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। जाहिर सी बात है, इसका सीधा आंसर है प्रयोगात्मक शोध। प्रयोगात्मक शोध में कुछ चरों को हम नियंत्रित कर लेते हैं कि फिक्स इतना डालेंगे, इतना पानी में इतना उजला रंग डालेंगे, या इतना रेड में, फिक्स रेड में इतना ब्लू रंग डालेंगे, और फिर तब जो है सो मैजेंटा कलर का निर्माण होगा।
इसी तरह ये जो बातें बोल रहा है कि कुछ चरों को नियंत्रित किया जाता है, कुछ चरों को परिचालित किया जाता है और किसी अन्य पर इसको पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ये प्रयोगात्मक शोध है कल का उत्तर। और है हमारा आज का अंतिम प्रश्न कि अंतर संबंधों का अध्ययन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। तो ये जो अंतर संबंधों का जो अध्ययन होता है, हमने क्या पढ़ा है पहले, वेन डेलन के अनुसार वर्णनात्मक अनुसंधान 3 प्रकार का है, सर्वेक्षण अध्ययन, अंतर संबंधों का अध्ययन और विकासात्मक अध्ययन। सर्वेक्षण अध्ययन के प्रकारों में हम पढ़े कि विद्यालय सर्वेक्षण, कार्य विश्लेषण, प्रलेखी विश्लेषण, जनमत सर्वेक्षण, समुदाय सर्वेक्षण। और इसी का जो सर्वेक्षण अध्ययन का के बाद जो दूसरा पार्ट था वर्णनात्मक अनुसंधान का, वो था अंतर संबंधों का अध्ययन। तो ये हमारा कल के लिए होमवर्क है, अंतर संबंधों का अध्ययन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। इसी में बता दूं कि अंतरीय संबंधों के अध्ययन में जो प्रकार है उसी में एक प्रकार है केस स्टडी। इसी तरह अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रकार इसके अंतर्गत आते हैं। तो यह मैं कमेंट में इसका उत्तर लिख गया है, उत्तर आप जो है सो लिखिएगा। तो आपको बताओ कि जिनका इससे छूट गया है पहले वाले 3 वीडियो, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके देख ले। साथ ही पेपर 1 तथा पेपर 2 इतिहास के अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री विद विवेक का प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पहली बार जब हमारे साथ सीखने का आनंद लेने आए हैं तो लाल बटन ज़ोर से दबा के चैनल सब्सक्रिप्शन करें, इतनी ज़ोर से कि गूंज मेरे कानों तक यहाँ तक आए। और 6 वीडियो में आपका रिसर्च एप्टीट्यूड पूरा क्लियर हो जाएगा। घरों में रहे, सुरक्षित रहे और अपने प्रसिद्ध नारे के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब की बार CRF परिवार। धन्यवाद।